सभी माता पिता को हमारा प्रणाम। आज सुनते हैं नैतिक विकास का भाग 2, व्यवहार और ज्ञान का संबंध। कुछ परीक्षणात्मक अध्ययनों से पता चलता है कि नैतिक प्रत्यय के होने से यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति उसके अनुकूल नैतिक व्यवहार भी दिखलाए। हार्टसोन और मे ने देखा कि धोखा देने के अर्थ को समझ लेने पर, विशिष्ट परिस्थिति के आने पर बच्चे अपने धोखा देने की प्रवृत्ति का संवरण नहीं कर सके। एक परीक्षा में 133 विद्यार्थियों को नकल करते पाया गया। इसमें 89% ने बतलाया कि वे जानते थे कि नकल करना धोखा है। अपराधी बालकों के संबंध में नैतिक प्रत्यय और नैतिक व्यवहार के अंतर को अच्छी तरह समझा जा सकता है, क्योंकि ये लड़के बहुधा उचित और अनुचित का ज्ञान रखते हुए भी असामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। स्कूल के विद्यार्थियों तथा अपराधी बालकों के नैतिक प्रत्ययों के ज्ञान में बड़ी समानता थी। बेबर ने किसी जेल स्कूल की 128 लड़कियों से एक क्रम से 16 बुरी बातों की सूची बनाने के लिए उनकी सूचियों से बेबर को ज्ञात हुआ कि उनमें उतनी ही अंतर्दृष्टि होती है जितनी विश्वविद्यालय की लड़कियों में होती है। इन सब निष्कर्षों का तात्पर्य केवल इतना ही है कि उचित और अनुचित का ज्ञान किसी को अनैतिक व्यवहार से रोकता नहीं, अर्थात नैतिक प्रत्यय और नैतिक व्यवहार में अंतर पाया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेने का तात्पर्य यह नहीं होता कि व्यक्ति उसके अनुकूल व्यवहार भी दिखलाए ही। विकास की अन्य अवस्थाओं के सदृश नैतिक विकास भी एक क्रम से चलता है। अतः बालकों के संबंध में यह पूर्व अनुमान किया जा सकता है कि किस अवस्था पर कौन से नैतिक गुण बालक में अपेक्षित किए जा सकते हैं। अपने नैतिक विकास के क्रम में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बड़े धीरे धीरे आता है। विकास की एक अवस्था महीनों तक चल सकती है। नीचे नैतिक विकास की केवल 3 प्रधान अवस्थाओं का संक्षेप में उल्लेख किया जाएगा। पहला, शैशव में नैतिकता। दूसरा, प्रारंभिक बचपन में नैतिकता। और तीसरा, बचपन के अंतिम दिनों में नैतिकता। शैशव काल में नैतिकता। पीछे कहा जा चुका है, शिशु न तो नैतिक होता है और न अनैतिक, वह विनैतिक होता है। अतः उसे उचित और अनुचित कार्यों को सीखना है। समाज द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत नैतिक नियमों का अर्थ बालक के लिए कुछ नहीं होता। उसके व्यवहार स्वाभाविक प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। सुख और दुख की अनुभूति के आधार पर वह किसी कार्य के औचित्य और अनौचित्य के विषय में निर्णय करता है। उसके कार्य से किसे लाभ अथवा हानि होती है, इसकी उसे चिंता नहीं रहती। बिना बुरे परिणाम को जाने बच्चे के लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि उसका कोई कार्य बुरा है। वह सोचता है कि उसके व्यवहार का संबंध केवल उसी से है, और जब तक उसे अपने किसी कार्य का अरुचिकर अनुभव नहीं मिलता, तब तक उसमें सुधार लाना वह आवश्यक नहीं समझता। 3 या 4 वर्ष की अवस्था से बच्चा कुछ कुछ समझने लगता है कि जिसे लोग चाहते हैं वह कार्य अच्छा है और जिसकी लोग निंदा करते हैं वह कार्य बुरा है। इस समय दूसरों के प्रति किसी कर्तव्य की भावना उनमें नहीं होती, अतः जो मन में आता है वही वह करता है। 3 या 4 वर्ष की अवस्था से बच्चा कुछ कुछ समझने लगता है कि जिसे लोग चाहते हैं वह कार्य अच्छा है और जिसकी लोग निंदा करते हैं वह कार्य बुरा है। इस समय दूसरों के प्रति किसी कर्तव्य की भावना उसमें नहीं रहती, अतः जो मन में आता है वही वह करता है। किसी को प्रसन्न करने की भावना उसमें नहीं रहती। उसके कार्य से यदि दूसरों को किसी प्रकार का दुख पहुंचता है तो उसमें पश्चाताप की भावना नहीं आती। शैशव में संपत्ति अधिकार की भावना बच्चे में नहीं रहती। बच्चे को जो अच्छा लगता है उसे वह उठा लेता है। वह यह नहीं सोचता कि वह किसकी वस्तु है। दूसरे के खिलौने अथवा किसी दुकान के खिलौने को वह बिना संकोच के उठा लेगा। यह सब करने में उसमें चोरी की भावना नहीं होती। बचपन में नैतिकता।
तीसरे या छठे वर्ष के अंदर नैतिक आवरण के कुछ मूल सिद्धांतों से बच्चों का परिचय हो जाना चाहिए, लेकिन इस काल में बच्चे से यह कहना आवश्यक नहीं है कि कोई कार्य क्यों बुरा है, क्योंकि इस समय बच्चे की मानसिक प्रौढ़ता इतनी अधिक नहीं होती कि वह इन सब बातों को समझ सके। किसी अनुचित कार्य के करने पर उसे कैसा दंड मिलता है, इसी के आधार पर किसी कार्य के औचित्य को वह समझता है। अतः उसके वातावरण के लोग जिस प्रकार के कार्य करने पर उसकी प्रशंसा करते हैं, वह वैसा ही करने का प्रयत्न करता है। इस समय उसकी नैतिकता का स्तर केवल यही तक रहता है। इस प्रकार कभी कभी वह उचित कार्यों को करता है, परंतु वह उनके औचित्य के कारण को नहीं समझता। 5 या 6 वर्ष के हो जाने पर बच्चे में आज्ञाकारिता की आदत आ जानी चाहिए। अच्छा, बुरा, बहुत ठीक, शरारती, पाजीपन इत्यादि शब्दों के प्रयोग से इस समय बच्चे को अच्छे या बुरे का कुछ विचार दिया जा सकता है। नैतिक प्रत्यय और अनैतिक व्यवहार का अंतर इस काल में देखा जा सकता है। बच्चा स्वयं अच्छे या बुरे की ओर संकेत कर सकता है, परंतु उसके अनुसार आचरण दिखलाने में वह असमर्थ हो सकता है। समूह के नैतिक विचारों के अनुसार ही बचपन के अंतिम दिनों में व्यक्ति के नैतिक विचार होते हैं। छठे वर्ष की उम्र से लेकर किशोरावस्था आने के पूर्व तक बालक उसी प्रकार आचरण दिखलाने का प्रयत्न करता है जैसा कि उसका समूह उससे अपेक्षा करता है। 10 या 12 वर्षों की अवस्था पर बालक नैतिक नियमों में निहित सिद्धांतों को कुछ कुछ समझने लगता है। विभिन्न परिस्थितियों में अब तक वह नैतिक और अनैतिक व्यवहार के स्वरूप को कुछ हद तक समझ सकता है, परंतु अब भी अपने कार्यों की नैतिकता को पूर्ण रूपेण वह नहीं समझ सकता। अतः अब भी उसे दूसरों के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है। 10-12 वर्ष के बाद बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, वह न्याय और आदर के अर्थ को समझने लगता है। अब वह समझने लगता है कि झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना, गाली देना, कायरता दिखलाना, दूसरों को सताना या हानि पहुंचाना, मित्रों को धोखा तथा दूसरों की वस्तुओं को ले जाना बुरा अर्थात अनैतिक है। अतः जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं अथवा चोरी करते हैं, उनसे वह घृणा करने लगता है। लर्नर और मर्की के अनुसार 8 से 10 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति नैतिकता के दोहरे स्वरों से अनुशासित होता है। उदाहरण के रूप में माता और पिता के साथ अपने व्यवहार में बच्चे इस काल में 2 सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं। वे पिता से बहुत डरते हैं अथवा उनकी अवज्ञा की कल्पना वे शीघ्र नहीं करते। इसके विपरीत माता से वे कम डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि माता उन्हें अधिक प्यार करती हैं और उनके दोषों पर वह विशेष ध्यान नहीं देती। इस भावनावश माता से झूठ बोलना अथवा उसे किसी बात में धोखा देना उनके लिए कठिन नहीं होता। बच्चों में विनय कैसे आए? व्यवहार के मान्य स्तरों के अनुसार चलने का तात्पर्य विनय के अनुसार चलना है। विनय के अनुसार चलने के लिए बालक को अपनी कुछ आदतें बनानी चाहिए। आदतें बनाने के संबंध में विनय के 4 प्रधान सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, बालकों को वांछित रूप में व्यवहार करना चाहिए, उसे अपने अवांछित व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, वांछित कार्यों से उसे सुख का अनुभव करना चाहिए और अवांछित कार्यों से दुख। तीसरा, उसे वांछित कार्यों को इस प्रकार करना चाहिए कि वे स्वचालित हो जाएं, अर्थात उन्हें करने के लिए दूसरों के आदेश और नियंत्रण की आवश्यकता न हो। चौथा, अवांछित व्यवहार के स्थान पर वांछित व्यवहार दिखलाना उसे सीख लेना चाहिए। प्रशंसा और पुरस्कार के रूप में विधेयात्मक अभिप्रेरणा यानी पॉजिटिव मोटिवेशन, निषेधात्मक अभिप्रेरणा यानी निगेटिव मोटिवेशन की अपेक्षा बालक को नैतिकता की ओर खींचने के लिए अधिक उपयुक्त है। परंतु बालक के नैतिक विकास में दंड के स्थान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी कार्य का संभावित फल क्या होगा, इस समझ के आधार पर बालक अपने कार्य के औचित्य और अनौचित्य को समझने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार वह स्वयं यह निश्चय कर सकेगा कि उसका कार्य अच्छा है अथवा बुरा है।
ऐसा निश्चय कर सकने का अर्थ यह है कि बालक विनय के नियमों के अनुसार कार्य करने में समर्थ हो रहा है, अर्थात उसका व्यवहार नैतिकता की ओर उन्मुख है। विनय के नियमों का प्रयोग बालक के संबंध में इस प्रकार करना चाहिए कि वह उनके तथा प्राणों के प्रति स्वास्थ्यप्रद भावना कर सके। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चला है कि शारीरिक दंड के अत्यधिकता से बच्चों में वास्तविकता से भागने की तथा प्राणों के ध्यान और प्रेम पर निर्भरता की प्रवृत्ति आ जाती है। अत्यधिक डांटने और डराने से बच्चों का अनाकर्षण होता जाता है। बच्चों से प्रायश्चित कराने अथवा उन्हें धमकियां दिखलाने का फल अच्छा नहीं होता। इससे उनमें सामाजिकता की प्रवृत्ति घट जाती है और उनकी आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। घर में कड़े नियंत्रण और विनय का बालक के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।